संगत नूं, कठुए दी संगत नूं कहांगी कि ये साडे वड्डे भाग होणगे, असीं इस धरने दे हिस्से विच धरने विच शामिल होइए और इन्हां शख्सियतां दी दर्शन करिए। और मैं इन्हां नूं सुन रही सीगी, मैनूं मैं इन्हां नूं एक गल कहना चाहनी है कि मान साहब तुसीं कोई शिकवा गिला दिल च ना लैके जाइओ। इस सरकार कोलों तुसीं उम्मीद करदे हो मान सत्कार दी, जिन्हां ने साडे गुरु तेग बहादुर उन्हां दी शहीदी दा मान नहीं रखिया, जिन्हां ने जनेऊ बचाए, इन्हां दे धर्म बचाए, इन्हां नूं राजा हरी सिंह दी छुट्टी ते डिकलेयर करनी आ गई। इन्हां नूं इह नहीं पता गुरु तेग बहादुर गुरु साहब दे शहीदी गुरपुरब ते भी एक छुट्टी डिकलेयर कर दी है कि साडे आने वाली जनरेशन नूं बच्चियां नूं पता लग सके कि गुरु साहब ने शहीदी क्यों दित्ती सी। राजियां दी छुट्टी याद है, इन्हां नूं गुरु साहब दी छुट्टी याद नहीं। जदों ओ दिन आंदा है शहीदी दिहाड़े दा ते पता नहीं किन्नी कटीस दिल विच उठदी है कि इन्हां वास्ते सीस दे दित्ता तुसीं, इन्हां दे धर्म बचाउण वास्ते तुसीं अपना इन्ना कीमती सीस दे दित्ता। ते मान साहब मेरे को लफ्ज़ नहीं है, जदों मैं तुहानूं आटो विच बैठे राती मैनूं बच्चे ने वीडियो दिखाई है, दिल रोया, अंदर रोया। एक तख्तां दे मालक, एक सियासत दे मालक अज पराली ते आटो विच सुते ने। ये साडे कश्मीर वास्ते, साडी सरकार वास्ते शर्म वाली गल है। बस मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती, मैं मान साहब दा सत्कार की कर सकती हाँ, असीं ते इन्हां दे चरनां दे बराबर भी नहीं है, पर मैं दर्शन करके अपने आप नूं बडभागा समझदी हां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। किड्डे सोहणे विचार भैन रजिंदर कौर, प्रतੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਬੋਲ ਕਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਲਾਈਏ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆਪਣਾ ਨੇ ਫੋਨ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਆ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਇੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਆਏ और इस सरकार ने तुहानू रोकिया। कंडम करने इस सरकार के एक्शन और जो लोग जिन्होंने जम्मू कश्मीर नाल कोई वास्ता नहीं है, डेलीगेशन फॉरन तो बुला के जम्मू कश्मीर से दसिया जाता कि इत्थे नॉर्मल सी है। ये नॉर्मल सी है कि तुसी लखनपुर के एक मैंबर पार्लीमेंट नू आ नहीं देता जम्मू कश्मीर च। ये नॉर्मल सी तुसी लोगों दी बड़ी बेशर्मी की गल है। आए दिन कश्मीर के अंदर किलिंग्स हो रही हैं, टारगेट किलिंग्स। और एक साइड दो होम मिनिस्टर आके कह रहे हैं कि हाँ जी भाई सिचुएशन नॉर्मल है। आर्टिकल 370 हटाने तो बाद जम्मू कश्मीर के हालात सुधर गए ने। जम्मू कश्मीर के नौजवान, इधर के बुजुर्ग, इधर की महिला, इधर का हर तबका थोड़े जुल्म तो पीड़ित है। आज नौजवान जम्मू कश्मीर च सड़कों के मान साहब, इधर दे यूथ डिप्रेस्ड है। पिछले कई सालों तो उन्होंने नौकरी की तलाश कर रहे हैं, नहीं मिली। जिहड़ी लिस्टां आंदियां रही क्रैश होंदी है दूजे दिन। इन्हां दे एलजी पहले गवर्नर आके 50,000 60,000 नौकरियां देंगे, फिर मुर्मू जी एलजी आंदे ने, वो कहंदे हम 30-40,000 नौकरियां देंगे। हुण वाले एलजी कहंदे ने हम भी नौकरियों की भरमार लगा देंगे। नौकरियां शायद इन्होंने अपने डस्टबिन च पाइया हुई हैं। बड़ी बेशर्मी की गल है हर एंगल तो। और एक व्यक्ति जो कि लोगों का नुमाइंदा है, एक व्यक्ति जिन्हों लोगों ने चुन के भेजा पार्लीमेंट के अंदर, ओदा इस तरीके दे मैनू सुन चाया। मैं वैष्णो देवी गया सी, मैं डायरेक्ट उथों आ रहा हूँ। मैं जदों देखा और मेरे साथियों ने सुनाया, सौरभ जी ने कहते कि मान साहब ने जी रात है आटो च कटी है। सरकार पर एक तो बड़ी और कोई लानत नहीं हो सकती, कोई लानत नहीं हो सकती। और अफसोस है
कि साढ़े जम्मू कश्मीर दी आवाम ये जम्मू कश्मीर ते जद भी कोई फैसला आया आवाम ने पूछ के नहीं होया। आर्टिकल 370 हटाया गया, किसी ने नहीं पता। आए दिन नया कानून आ रहा, नया कानून थोपिया जा रहा। ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਕਿਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ एज ए सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्वागत करते हैं ਤੁਹਾਡਾ। धन्यवाद। ह्यूमन राइट्स से आवाज़ रखने ਲਈ हर साडे नाल खड़ोन ਲਈ शाना बशाना और धन्यवाद करते हैं। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ। ਹਾਂਜੀ Darshan? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ। My name is Shiva Nashai and I am the convener of Jammu Kashmir People's Party. जो जॉइंट डेलीगेशन आई है सोशल एक्टिविस्ट की और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की, जो पूरी डेलीगेशन आई है कल कश्मीर से, आप जानते हैं कि हरदिल अजीज़ लीडर जो है, प्रो कश्मीर लीडर जो है, प्रो माइनॉरिटी लीडर जो है सिमरनजीत सिंह मान साहब एक वेटरन पॉलिटिशियन रहे हैं। कई डेकेड्स का इनका जो पॉलिटिकल करियर है वो है, और हम सब नौजवानों ने इनसे पॉलिटिक्स ऑफ राइचसनेस और वर्चुअसिटी सीखी है। सच बोलना, हक के लिए खड़े रहना, मजलूम की बात करना, ये हमने मान साहब से सीखा है। मान साहब तशरीफ़ लाए जम्मू कश्मीर, ये हम सब के लिए एक बड़ी फ़ख्र की बात थी, मगर बड़ी शर्म की ये चीज़ है कि जो वक्त की हुकूमत है और जो एलजी सरकार है और होम मिनिस्ट्री है, इन्होंने यहाँ लखनपुर में इनको जो है बंद कर लिया, लखनपुर में इनको रोक लिया। कल ही के दिन हमें वीडियो के ज़रिए आप सब तमाम जो मीडिया के लोग हैं या इनकी पार्टी के बड़े ज़िम्मेदार हैं उनके ज़िम्मन से हमें ये पता चला कि मान साहब को यहाँ रोक लिया गया है फोर्सेबली एंड ही इज़ नॉट अलाउड टू मूव। तो कल तमाम मुश्किलात के बावजूद जो सारा सिक्योरिटी अपरेटस है, आप जानते हैं कश्मीर में अगर कोई हक़ की बात कहता है तो उसको पाबंद सलासिल किया जाता है, वो जेल का रास्ता दिखाया जाता है, मीडिया पे कदगनें लगाई गई हैं। मैं मान साहब के ज़रिए, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए यहाँ पर जो हमारी जद्दोजहद चल रही है कि कश्मीर में इनको आने दिया जाए, इनको अपने लोगों से मिलने दिया जाए। अगर वक्त के होम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि भाई कश्मीर में एवरीथिंग इज़ हंकी डोरी, कश्मीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कश्मीर में जो 370 के बाद है सब चीज़ें ठीक हो गई हैं, लॉ एंड ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कत्ल व गारतगिरी नहीं हो रही है, तो एक इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट को वो क्यों रोक रहे हैं, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। मान साहब हम सबके बुज़ुर्ग हैं, हमें इनका पर्सनल और पॉलिटिकल दोनों तरीके का एहतराम है। ये पॉलिटिक्स में एक ऐसे आदमी रहे हैं जिन्होंने कभी अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, और वो चीज़ हमने इनसे सीखी है, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम अपनी ज़िंदगी में भी वही करें, कभी भी अपने वैल्यूज़, अपने प्रिंसिपल से जो है उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। हम जब यहाँ आए हमने देखा कि किस तरह मान साहब को फोर्सबली रोका जा रहा है। हम इसकी इन द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द वर्ड्स आई कंडेम इट ऑन बिहाफ ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन, ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मेरी दोबारा गवर्नमेंट से यही इल्तिजा होगी, मान साहब एक इलेक्टेड MP है, आप क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया के लोगों को, आप क्या मैसेज दे रहे हैं हिंदुस्तान के तमाम लोगों को, बाकी पार्लियामेंटेरियंस को आप क्या बोल रहे हैं? वाई डज़ इट हैपन व्हेन BJP डेलीगेशन विजिट्स वैली, या उनके मिनिस्टर्स, कम से कम 70 मिनिस्टर्स अभी आए दिन आने वाले हैं, अ रेड कारपेट विल बी रोल्ड आउट फॉर देम। और अगर मान साहब जैसी प्रो कश्मीर जो वॉइस है, जिनको कश्मीर के हर ह्यू, हर सेक्शन, हर स्ट्रेट ऑफ द सोसाइटी जो है बड़ी रिस्पेक्ट करती है, उनको क्यों नहीं यहाँ पे लखनपुर से आगे जाने दिया? इसी के लिए हम आज उनकी मजम्मत में उस इस स्टेप की जो गवर्नमेंट ने उनको रोका है, उसके लिए हम कल शाम को यहाँ कश्मीर से निकले और आज उनके साथ बैठे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके ज़रिए से जो हम मैसेज दे रहे हैं वक्त के होम मिनिस्टर को, दे विल टेक करेक्टिव एक्शन and they will have to respect the voice of the people. They will have to respect the verdict of people of Sangrur. They have voted for him democratically and they have elected Man Sahab as a voice of people of not only Sangrur but all the other places. अगर वो किसी भी disenfranchised class की, कास्ट की, या कश्मीरियों की, या किसी और लोगों के बारे में बात कर रहे हैं,
तो वक्त की हुकूमत को कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं निकालनी चाहिए मान साहब से। ये गलत प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इसकी करेक्टिव एक्शन होगी, हाई कोर्ट से हमें एक फेवरेबल डिसीजन मिलेगा और इंशाल्लाह मान साहब जो हैं वो आएंगे और पूरे एहतराम से उनका स्वागत होगा जम्मू कश्मीर में। क्या नाम क्या, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से आप? जी, पहले बहसत कश्मीरी आपको क्लियर करना चाहता हूँ, कश्मीर इज़ नॉट लाइक एनी अदर प्लेस। मैंने अभी भी यहाँ तकरीर में कहा कि हमारे बुज़ुर्गों ने जम्मू कश्मीर में ये नारा ऊंचा किया था कि हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद का नारा दिया है। और दूसरी बात जो आपने कश्मीरी पंडित ब्रदर्स के बारे में कहा, अब मेरे भाई ने आपको सच कहा, जब वो राहुल भट्ट का वाक़या हुआ तो इज़हार हमदर्दी के लिए हम गए। बहुत सारे लोगों ने ये खदशे दिखाए कि शायद इनमें से काफ़ी लोग बीजेपी से मुंसलिक है। उन एलिगेशंस के अलावा भी जब हम वहाँ गए तो हमने नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़, अमित शाह के ख़िलाफ़, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी देखी। हमने बहुत सा गुस्सा देखा कश्मीरी पंडित्स में, क्योंकि आए दिन उनके नाम पर जो ये फिल्में बनाई जाती है, वन साइडेड नैरेटिव क्रिएट किया जाता है और कश्मीरी पंडित स्टिल अ सफरर एट द एंड ऑफ द डे। आप देखिए कल ही के दिन शुपियन में जब मैं एक भाई से मिला, उसके इस ब्रदर वो शॉट डेड, और उन्होंने कहा 90s में जब वर्स्ट फॉर्म ऑफ इंसर्जेंसी हमने देखी, वो वर्स्ट फॉर्म ऑफ ब्लडशेड देखा, यही वो फैमिलीज़ थी जो 90s में रुकी हुई थी। अब मुझे ऑनरेबल होम मिनिस्टर से एक ही सवाल पूछना है कि आपकी 56 इंच की छाती है, आप बोलते हैं 370 के बाद जो दूध की नहरें जो है वो बह रही है कश्मीर में, सब लोग सेफ़ है, तो इन बेचारे मुलाजिमों को कौन मार रहा है? जो लेबरर्स आ रहे हैं आपके बाहर से, यूपी या बिहार से, इनको कौन मान रहा है? और खुदारा मुझे एक बात बताइए, कल ही बात ये मैंने श्रीनगर में कही, आपका छोटा जो बीजेपी या आरएसएस का वर्कर है उसके साथ कम से कम 30 से 40 जो है पुलिस पर्सनल उसका अमला घूम रहा है, और कितनी माइनॉरिटी फैमिलीज है। वाई कांट यू गिव प्रोटेक्शन टू एवरीवन? इफ़ यू हैव 7 लाख आर्मी पर्सनल, सिक्योरिटी पर्सनल ओवर देयर, वाई कांट यू प्रोटेक्ट द लाइव्स ऑफ द माइनॉरिटीज? A nation is known by how it treats its minority, and as a Kashmiri I stand with my minorities, whether they be Sikhs, Pandits or anyone else. We want them, they are as much a part of the Kashmiri society. मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल अब हमसे कैसे कर सकते हैं? मैं तो होम मिनिस्टर नहीं हूँ, मैं तो प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ। ये सवाल नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इसका जवाब देना है कि मुसलसल किलिंग हो रही है, कौन मार रहा है, क्यों मार रहा है, आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है, आपके बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही है, उनको सिक्योर एंड द फोकल पॉइंट इज व्हाई आर द माइनॉरिटीज नॉट गिवन प्रॉपर सिक्योरिटी कवर? थैंक यू। बात यह है कि हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव को, हमें अपने लीडर को मिलने के लिए एक जगह से दूसरी जगह आना पड़ा। मान साहब वो कदावर नेता हैं, जब चिट्ठी सिंहपुरा में सिखों का कत्लेआम हुआ तो कोई गवर्नमेंट की वजह से सिख वहाँ नहीं रुके। इट वॉज सिमरनजीत सिंह मान, उनका डेलीगेशन वहाँ पहुँचा और उनने हमें कहा कि आप वहाँ पर रहिए, ये आप हमारी जिम्मेदारी। आज उस लीडर को आप वहाँ जाने नहीं दे रहे, वहाँ की माइनॉरिटी से मिलने नहीं दे रहे। कश्मीर में पिछले कुछ लंबे समय से जो है टारगेट किलिंग्स चल रही हैं और हम सबके घर पे जो है पहुँचे हैं दुख का जो है, उनके दुख में शामिल होने के लिए। जब राहुल भट्ट को मारा गया तो शीबान साहब और मैं सारी रात उनके साथ जो है वहाँ बैठे रहे फैमिली मेम्बर्स के साथ। अगर हैदरपुरा इनकाउंटर हुआ तो हम वहाँ सारी रात बैठे रहे। शुपियन में कोई पंडित जो है उसकी मौत होती है तो हम सारी रात वहाँ बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं रिजॉल्व हो, पीस हो और लोग जो है अमन चैन से रहें। और अगर माइनॉरिटी का एक रिप्रेजेंटेटिव, एक लीडर हालातों का जायज़ा लेने के लिए वहाँ आना चाहता है और आप उसे रोक लेते हैं तो इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या है? अब जब हमारे एलजी साहब जब सिक्योरिटी एजेंसीज लॉ एंड ऑर्डर की बात करती हैं, वो करते हैं कि नेशनलिज्म और एंटी नेशनलिज्म की बात करते हैं, तो उनको मैं एक चीज़ याद दिला दूं कि 2021 में, मुझे महीना और डेट प्रॉपर्ली याद नहीं है बट साल याद है, 2021 में एक लेडी श्रीनगर लाल चौक में आती है और वो हिंदू राष्ट्र का वो झंडा वहाँ पर लहराती है। शी कॉल्स देयर फॉर हिंदू राष्ट्र। और ये मीडिया में नोटेबल एक प्रोग्राम जो हुआ है, वहाँ पर कोई कुछ नहीं करता, कोई एक्शन नहीं ली जाती। 15 मिनट 20 मिनट वो लेडी जो है वहाँ पर मीडिया को ब्रीफ करती है। तो ये कैसी हिपोक्रेसी है जो आप हमें दिखा रहे हैं? मान साहब को यहाँ पर रोकना, ये हमारे लिए, माइनॉरिटी के लिए, सिखों के लिए, कश्मीरियों के लिए एक बहुत बड़ी ज़िल्लत की बात है। बिल्कुल चीज़ है कि कश्मीर में लोगों जो सिख आवाम या माइनॉरिटी बस्ती है वहाँ पे उनके मुद्दे आपने सरदार सिमरनजीत सिंह मान जी से पूछे हैं और उनसे डिस्कस किए हैं ताकि आगे जाकर वो मुद्दे जो हैं सरकार या रूलिंग गवर्नमेंट के आगे रखे जा सकें। देखिए मान साहब जो हैं वो कश्मीरीज़ के वेल विशर्स हैं, वो माइनॉरिटीज़ के वेल विशर हैं। अगर वो कश्मीर आते तो वो एक पंडित के घर भी जाते जो मरा है, एक मुसलमान के घर भी जाते, एक सिख के घर भी जाते जो हमारी प्रिंसिपल मैडम जो है उनको मारा गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन्हें कश्मीर जाने ही नहीं दिया गया। अब इससे ज़्यादा दुख भरी बात क्या हो सकती है कि एक इलेक्ट्रिक रिप्रेजेंटेटिव को, जो आपकी पार्लियामेंटेरियन, आपका ही पार्लियामेंटेरियन है, आप उसको नहीं जाने दे रहे, तो फिर आप किसको जाने देंगे? हमें बताइए। आप यूरोप से डेलीगेशंस ला रहे हैं, आप कहाँ से डेलीगेशन ला रहे हैं, उनको डल झील घुमा रहे हैं, लेकिन जो आपके अपने लोग हैं, और पंजाब जो है वो JNK का हमसाया है, अगर एक हमसाया अंदर नहीं आ सकता तो आप बाहर से डेलीगेशन मंगा रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या होगी? इससे ज़्यादा र्यूडनेस क्या होगी कि आप एक बुज़ुर्ग इंसान को यहाँ पर बैठाए
हुए हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या जुडिक्शन की तरफ से मान साहब को जम्मू कश्मीर में एंट्री नहीं दी जाती तो देन आगे का आपका क्या फ्यूचर प्लान रहेगा? ये एजिटेशन कंटिन्यू चलेगी या इसको बंद कर दिया जाएगा? देखिए, कई बार इंसान जो है ना अपनी हिपोक्रेसी खुद एक्सपोज करता है, और आज स्टेट गवर्नमेंट ने, आज रजीम ने, BJP-RS की रजीम ने अपनी हिपोक्रेसी जो है खुद एक्सपोज की है। अगर सब कुछ स्टेबल है, सब कुछ ठीक है, तो फिर इनको वहाँ जाने क्यों नहीं दे रहे? आप हमें बताइए तो सही, अगर आपको कुछ लिमिटेशंस रखनी है। पहले भी कई बार मान साहब कश्मीर गए और आप 2-3 दिन के दौरे के बाद उन्होंने कहा कि नहीं आप चले जाइए, लेकिन उनको जाने तो दिया गया ना। आज तो इतनी हद हो गई है, कश्मीर छोड़िए, आप जम्मू नहीं जाने दे रहे। पहले तो प्रॉब्लम खाली कश्मीर में थी, अब आर्टिकल तोड़ने के बाद हालात ऐसे हो गए हैं कि आप जम्मू तक नहीं जाने दे रहे। तो स्टेट की हिपोक्रेसी को ये चीज़ जो है वो क्लियरली जो है एक्सपोज करती है। कश्मीर से आए हैं, अभी कैसे हालात हैं जो दिखाया जा रहा है? 148 लगाना, डिक्लेयर करना, एमरजेंसी डिक्लेयर करना, क्या वाकई ऐसा है? देखिए, मैं एक छोटी से इंसिडेंट से जो है कश्मीर के हालात आपको जो है ब्रीफ करता हूँ। कश्मीर में आज से कुछ साल पहले आप अगर रात के 7-8 बजे बाहर निकलेंगे तो आपको नॉन लोकल लेबर्स ही मिलते थे, आपको गोलगप्पे वाले भी मिलते थे, स्ट्रीट वेंडर्स, पकौड़े वाले भी मिलते थे, चाय वाले भी मिलते थे। लेकिन आज कश्मीर के हालात ये हैं जो मैंने पर्सनल जो है एक्सपीरियंस किया है, जो मुझे खुद जिस चीज़ का दुख है कि वो बुज़ुर्ग, वो मज़दूर 6 बजे के बाद जो है अपने घरों में बैठ जाते हैं। तो ये रियलिटी है, आप इस चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन अपने माइंड में कर सकते हैं। कारण क्या लगता है सर? कारण यही लगता है कि हम लोगों को 6 महीने घरों में बैठाया गया, कश्मीर सीज किया गया और दावा किया गया कि आप जो है ये सीज है ले लिए, इसके बाद आप जो है पीस और स्टेबिलिटी विटनेस करेंगे। हमने वो करके देख लिया। और सबसे बड़ी जो है हिपोक्रेटिक ये चीज़ है कि एक डेमोक्रेसी में, एक फेडरल स्ट्रक्चर में आपने 6 महीने का सीज लगा दिया, जिसमें आपके फ़ोन काम नहीं कर रहे हैं, आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है, और आपने ये दावा किया कि आप ये सब सफ़र कर लो, फिर आपको नॉर्मलसी एंड पीस मिलेगी। और नॉर्मलसी एंड पीस मिली क्या? लोग जो है आज 6 बजे के बाद डरते हैं बाहर निकलने को, स्ट्रीट वेंडर जो हैं वो सेफ फील नहीं करते हैं। और ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो भी बेकसूर कश्मीर में मारा जाता है, जो कश्मीरी पंडित हो, कश्मीरी सिख हो, नॉन लोकल लेबर हो, ये सारा कुछ जो है जो मिस्ट्रीज क्रिएट करता है हर एक कश्मीरी के लिए। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये किसी कश्मीरी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, ये कश्मीरियों के लिए जो है सबसे बड़ा बवाल जो है, वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट की जा रही है। इस किलिंग की वजह से जो कश्मीरी बाहर अपना काम कर रहे हैं, जो बाहर तजारत करके बाहर की स्टेट्स में अपना पेट पाल रहे हैं, उनके ऊपर जो है एक तलवार लटक रही है। और देखिए, कश्मीरी सिखों का 2 सबसे बड़े मसले आज के टाइम पे हैं। पहला मसला, आर्टिकल टूटने से पहले जो कश्मीर की JND की कॉन्स्टिट्यूशन थी, उसमें पंजाबी लैंग्वेज का एक खुसूसन हिस्सा था, वो रियासत की एक जो है वैलिड लैंग्वेज थी, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। और अमित शाह जी आज कहते हैं कि हम हिंदी में जो है MBBS कराएंगे, वो संस्कृत प्रमोट करने की बात करते हैं, लेकिन हमारी रियासत में जो हमारी रियासती लैंग्वेज थी उसको ख़त्म कर दिया गया। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि SRO 425 जब बनाया गया, उसमें कश्मीरी सिखों को जो है कोई स्पेस नहीं दी गई। अगर कश्मीर में सब लोगों ने पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स की वजह से सफ़र किया है, वो 90s में किया हो, 80s में किया हो, 2006 में किया हो, 2008 में किया हो, तो आप सब लोगों को जो है आपको एक रिहेबिलिटेशन, एक जो हीलिंग टच है वो देना चाहिए। लेकिन आप पर्टिकुलर कम्युनिटी को जो है वो उसमें बाहर कर रहे हैं, आप उसके लिए कोई प्लान लेके नहीं आ रहे। उस वजह से जो है कश्मीरी सिखों की साइलेंट माइग्रेशन कहीं पर परमानेंट तौर पे, कहीं पर जो है वो थोड़े टाइम के लिए आज हो रही है। इसके ऊपर कोई गौर नहीं कर रहा। तो ये चीज़ें जो थी, मान साहब को हम कहते आगे जाके पार्लियामेंट में बात करते, तो अब हम किसे कहें? आप बताइए, हम किसे कहें? किसी के पास कोई ऑप्शन है? मान जी को बार बार यहाँ रोका जाता है, क्या कारण होगा? देखिए, अब ये तो कोर्ट से भी हमने पूछा, ये तो रिटर्न पे भी हमने मांगा, अब आप रोके भी हमें, फिर हम आपको बताए भी कि हमें क्यों रोका गया, तो ये थोड़ी पॉसिबल है कि आप हमें अपने गले से पकड़ें भी और फिर हम कहें कि क्यों पकड़ा हुआ है। तो रोका आपने है, हम नहीं बताएंगे, आप बताइए कि रोका क्यों गया है। मीडिया का काम है, यू शुड गो टू द DC, यू शुड गो टू द LG, तो क्यों रोका गया है? अगर मान साहब इतने बड़े एंटी नेशनल हैं, मान साहब इतने बड़े रेडिकल हैं, मान साहब इतने बड़ी आफत हैं, तो फिर पंजाब में खतरा नहीं है, तो फिर पार्लियामेंट में खतरा नहीं है, तो फिर आप मान साहब को पार्लियामेंट में क्यों बैठने? ये क्लियर कट एक माइनॉरिटी लीडर की, एक इंटरनेशनल सिख रिप्रेजेंटेटिव की जो हैरेसमेंट है, और कुछ नहीं है, ये हमारी हैरेसमेंट है। ये जो कश्मीर में जो इस वक्त हालात है, इसका कसूरवार आप किसको मानते हैं? जिनके पास पावर था, जो आज तक रूल करते रहे। अगर मैं आपको 6 महीने घर में बैठा दूं, बाहर से कुंडी मार दूं, आपका फ़ोन बंद कर दूं और मैं कहूं कि बस ये बर्दाश्त कर लो, आगे से आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं रहेगी, और आप 6 महीने के बाद बाहर निकलते हैं फिर भी आपको तकलीफ़ें मिल रही हैं, तो आप किसको ब्लेम करेंगे? माननीय गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि चुनाव जो है कश्मीर असेंबली के जल्दी करवाए जाएंगे। क्या आप समझते हैं कश्मीर के हालात ऐसे हैं कि चुनाव का माहौल वहाँ पर बन सकता है? देखिए, गृह मंत्री जी बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन वो बातें कहने की होती हैं, ज़मीनी हकीकत उसकी बिल्कुल अलग होती है। और ये सच्चाई हमने देखी है, जिस कश्मीरी पंडितों के नाम पर इतनी सियासत की जाती है। जब राहलपुर की किलिंग हुई तो शीबान साहब आपको ब्रीफ कर सकते हैं कि वहाँ पर हमने क्या तमाशा देखा, उन बेचारों के साथ क्या किया गया, लाठियाँ चलाई गई, हम वहीं बैठे थे, सारी रात हम बैठे रहे। अगर हम उन्हें अपने लोगों की सिंपैथी नहीं होती, वी सी ऑल ह्यूमन्स एज अ ह्यूमन, वी सी ह्यूमन ब्लड एज अ ब्लड ऑफ ए ह्यूमन, तो हम वहाँ क्यों बैठते? वहाँ पर जो कुछ हुआ वो हमने खुद देखा,
किस तरह से उनको फिर जो है अपने क्वार्टर्स में बंद कर दिया गया। मान साहब को हम वहाँ लेके जाते, मैं मान साहब को खुद शेखपुरा माइग्रेट पंडित क्वार्टर्स में लेके जाता, जो उनकी तकलीफें थे वो आज भी स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, क्या नहीं बैठे हुए कि हमें जो है जम्मू शिफ्ट कीजिए। मान साहब उनकी बात आगे रखते जब उनको लेकर नहीं गए। है कि मुसलमान मिले हुए हैं जो उधर गड़बड़ हो रही है। आप बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि साबका चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के सब मुसलमान रहे हैं। अगर पंडित लोग हिजरत कर रहे हैं तो बड़े बड़े सियासतदान उन्होंने अपनियां कोठियाँ मुसलमाना ने बॉम्बे, दिल्ली और लंदन में क्यों बनाई हुई है? क्यों करके वो भी डरते हैं कि ये सारा कुछ इधर ठीक नहीं है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मुझके पूछो कि आज़ाद साहब और बाकी के चीफ मिनिस्टर, इन्हों सब ने इलेक्शन भी बाहर से लड़के पार्लियामेंट में आए हैं और उधर चीफ मिनिस्टर भी की है। उनकी वफादारी पैसे के साथ है, जायदाद के साथ है, अपनी ज़िंदगी के साथ है, कि कश्मीरी लोगों के साथ है। कश्मीरी का मतलब है पंडित, मुसलमान और सिख और जो उधर मज़दूर लोग हैं। ये सब चीफ मिनिस्टर उन्होंने इतना दौलत बनाया हुआ है, तो फिर मुसलमानों को कह देना कि ये मिले हुए हैं। फिर मुसलमान लीडर क्यों डरते हैं जी? कोई बता सकता है मेरे को? तुसी दसो। अखा हिला रहे हो, तुसी खुश हो रहे हो। हाँ, फिर मेरा मतलब नहीं, गल तो ये है कि सारे ने ये प्रॉपर्टीज़ तो बाहर बनाई हुई हैं। अगर वो अपने आप को हिफाजत और सुरक्षित समझते तो फिर उनको क्या ज़रूरत थी लंदन और दिल्ली में अपनी कोठी और अपनी जायदाद बनाने के लिए? उनको पता है कि हम बीजेपी हिंदुत्व के साथ चल रहे हैं और असली कश्मीरी को के साथ हम वफादारी नहीं कर रहे। और अगर कश्मीरी उठ पड़े तो हम कब कहाँ जाएंगे? तो जाएंगे दिल्ली, लंदन, जहाँ जहाँ उन्होंने जायदादें बनाई हैं। तो वफादारी किसकी है, बता दीजिए मेरे को। जब पिछली दफ़ा मैं पार्लियामेंट में रहा हूँ तो कश्मीर का मसला मैंने उठाया है, एक भी मेंबर पार्लियामेंट कश्मीर से बोल नहीं रहा था, बिल्कुल खामोश रहे थे। और ये सब बीजेपी के पीछे वजारत लेके बैठे हैं, वज़ीर भी बने हैं सेंटर में, जम्मू कश्मीर के ऊपर राज भी किया बीजेपी के साथ। तो अगर बेड़ा गर्क किया है, ये सैबोटाज किया है, हम लोगों ने अंदर से किया है, बाहर से नहीं हो रहा। और जो मज़दूरों को मारा जा रहा है, गरीब आदमी, मुझे पता है 5 साल मैं भागलपुर जेल में रहा हूँ बिहार में। ये इतने अच्छे दिल के अच्छे आदमी हैं, इतना काम करते हैं, इनके ऊपर जो गुस्सा निकल रहा है बिल्कुल नाजायज़ है। और पंडितों के ऊपर भी। और आपको मालूम है कि सब मुसलमान एमपीज़ और एमएलएज़ को बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मिली हुई है। तो फिर अगर मुसलमान करा रहे हैं ऐसा काम, तो फिर उनको सिक्योरिटी की ज़रूरत क्या है? जैसे मेरे को सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, क्यों करके मेरी ज़मीर साफ़ है, तो उनको क्या ज़रूरत है? वो लाल बाग में भी जा सकते हैं, लाल चौक में भी जा सकते हैं, बात अच्छी कर सकते हैं, अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। जो प्रेस के ऊपर कश्मीर में ताड़ना लगी हुई है उसको आज़ाद करा सकते हैं। अक्सर अब भी वो मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो पार्लियामेंट में क्यों नहीं
ये सवाल उठाते हैं मैं उनके साथ खड़ा हूँगा और उसकी पुष्टि करूँगा कि जितना मेरे को इल्म है, जो मैंने ये 3 दिन में हासिल किया है लॉकअप में, मैं उनकी तायीद करूँगा कि बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मान साहब क्या हाल है कश्मीर का? जितना भी कत्लोगार है, सबको दहशत में रहना, प्रॉपर्टी बाहर बनाना, इतनी बड़ी बात तो आपके पास है। तो सारा कुछ तो बता दिया। मेरी जायदाद है जम्मू गुलमर्ग में, मैंने वो हासिल नहीं की है। तो जब आप मेरे को मेरी जायदाद दबा देंगे तो मैं आपका बहुत शुक्रिया करूँगा कि मैं भी आपका कश्मीर का सिटीज़न बन जाऊँगा। कश्मीर से जैसे हमारे अंशी महबूबा जी बोलते हैं पाकिस्तान से बात करें, अंशी वाले बोलते हैं बात करें, मतलब सब लोगों की कुछ बात आती है। पाकिस्तान से बात करनी बहुत ज़रूरत है, क्यों करके पाकिस्तान का उधर दावा है कश्मीर पर। और 1948 में UN सिक्योरिटी काउंसिल ने नेहरू साहब की सिफारिश के ऊपर प्लेबिसाइट रायशुमारी का ऑर्डर दिया हुआ है। तो पाकिस्तान समझता है कि कश्मीर हमारा है। जो सिख राज में हमने 1849 में पूरा कश्मीर लद्दाख अंग्रेज़ों को दे दिया था। अंग्रेज़ों ने पूरा कश्मीर और लद्दाख 1947 में हिंदुत्व को दे दिया है। पर जब 1947 के बाद हिंदुत्व का राज आया है, कश्मीर को एक नहीं रख सके। कुछ पाकिस्तान को दे दिया है, कुछ चीन को दे दिया है। और लद्दाख जो फतेह किया था महाराजा रंजीत सिंह की फ़ौज ने 1834 में, उसके कोई 41,000 स्क्वायर किलोमीटर चीन को दे दिए। तो तभी तो मैं कहता हूँ कि मेरे ऊपर तो सगीनें कसी हुई हैं, पीछे देख लो आप। तो इन लोगों को तो लद्दाख में जाना चाहिए, है ना। मान साहब एक बात आ रही है, बीजेपी कहती है हम आज़ाद किसी दिन वापस कहते हैं कि वो उनको दे दो जो हमारे पास। आप क्या समझते हैं कि कश्मीर मसला बातचीत से हल हो सकता है, जहाँ उस पर भी एक सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत? सर्जिकल स्ट्राइक करने में इनमें दम नहीं है, वो तो खालसे में दम होता है। अगर हमारे स्टेट बीजेपी कह रही है कि पीओजे के जो इस वक्त कश्मीर पाकिस्तान के इंक्रोचमेंट में है, हाँ। उसको हम सर्जिकल स्ट्राइक जहाँ डायरेक्ट अटैक, अगला झंडा जो है वहाँ लहराएंगे। ये अगला झंडा वहाँ पर सब कहते हैं कि वो उनको दे दो, इधर वाला इधर रहने दो। वो तो अनआर्म्ड, बगैर किसी स्टेट, बगैर किसी कंपनी का नुमाइंदा सिमरनजीत सिंह मान से डरते हैं, तो वो क्या स्वाह कर लेंगे उसे। अच्छा मान साहब, अब आज का एजेंडा आगे क्या है? अब आगे क्या रुखो? हम बात करना चाहते हैं जी, जो आपको समझ आए कि जितने भी धीर हैं, अंडरग्राउंड है, ओवरग्राउंड है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान से अब हमारे जितने भी पास हैं कश्मीर के, उधर बर्फ़ पड़ने लग पड़ी है। और मेरा ख्याल है अफ़गानिस्तान से फॉरेन मिलिटेंट्स अब अंदर घुस गए हैं और उधर हालात ज़्यादा ख़राब होंगे, जो करके सरकार बिल्कुल दबाव से जमहूरियत के साथ उधर राज नहीं करना चाहती और उसको हिंदू राष्ट्र बना के राज करना चाहती है। ये रंगज़े भी फेल हो गया था और बीजेपी आरएसएस भी फेल हो जाएगी। सिर्फ धर्म के नाम के ऊपर कभी कोई राज नहीं कर सकता। मान साहब, आपकी अगली रणनीति क्या है? अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन नहीं देता है जम्मू कश्मीर बॉर्डर के अंदर से भी कोई तो आदेश अगली नहीं रणनीति मिलता क्या है, क्या है? करेंगे? वो फिर हमारी कमेटी डिसाइड करेगी क्या करेंगे। तो मैं छुप के तो घुस सकता हूँ कश्मीर में, पर मैं ऐसे जाना नहीं चाहता कि घुस के। मान साहब, एक आखिरी सवाल है, क्या देखते हैं जिस तरह आपको यहाँ रोका गया, तो देश को किस तरह चलाना चाहिए? क्या लगता है क्या होना चाहिए? हाँ, मेरा मतलब है कि सबको साथ लेके चलना चाहिए। और मोदी साहब की कैबिनेट में कोई मुसलमान नहीं है। बीजेपी आरएसएस ने कभी मुसलमान को टिकट नहीं दी है। कोई सेंटर की कैबिनेट में रिस्पॉन्सिबल कैबिनेट पोस्ट सिख के पास नहीं है। सब हिंदुत्व के पास
महकमे हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, सब मिनिस्ट्री, सब जर्नैल, जैसे नॉर्दर्न कमांड है, वेस्टर्न कमांड है, इनमें से कोई भी जर्नैल सिखों का नहीं है, ना नेवी में है ना एयरफोर्स में है। तो मेरा मतलब है जितना चिर आप लोग मेरिट के ऊपर अपनी फ़ौज को नहीं तैनात करेंगे तो ऐसे हालात के साथ राज नहीं हो सकता। ये हमारा एक्सपीरियंस हिस्ट्री का है, वैसे नहीं मैं बोल रहा हूँ, राज नहीं करेंगे। क्या मतलब कुल सबको मिला के चलना चाहिए, क्या कहना चाहिए? हाँ, सबको मिला के चलो, पर अपना धर्म रखो, उसमें जो कर सकते हो करो, पर मुसलमान की मस्जिद उसको मत गिराओ, दरबार साहब के ऊपर फ़ौज के अटैक मत करो, सबको एक समझ के साथ चलो, फिर शायद काम बन जाए। थैंक यू, थैंक यू। And Jammu, I hope you will make your government understand that this policy will let you down. Thank you, sir. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਕੇਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਨ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਫਾ 104 ਮੈਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਇਜ਼ਤ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਤੇ ਹਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਜ਼ ਏ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪਲੱਸ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 4:30 ਵਜੇ ਦਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਐਸਪੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਸਪੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਵਾਬੀ ਦਾਵਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ 10 ਵਜੇ ਦੀ ਡੇਟ ਪਈ ਹੈ। ਕੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ, ਕੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ।